हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से के अंजाम दे रहे होंगे। और पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको, संविधान की काफ़ी चर्चा हो चुकी है, हिंदी की और साथ में हिस्ट्री भी बताया है थोड़ा बहुत। और आप लोग जानते हैं कल 26 जनवरी थी, तो उसी के कार्यक्रम की वजह से 2 दिन हमारा वीडियो नहीं पड़ पाया, 2 या 3 दिन नहीं पड़ पाया कोई किसी कारणवश। तो आप लोग अगर देखते होंगे हमारा स्टेटस भी, पिछले वीडियो हमने डाले थे स्टेटस पे, अगर आपको पसंद आ रहे हो तो शेयर करते रहिए, और अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए। 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, अब लगातार हम वीडियो डालते रहेंगे। और जो आपके बीच में जो लय बनी थी हो सकता है थोड़ी बिगड़ गई हो, लेकिन आशा करता हूँ कि भले ही हमारा चैनल ना देख पाए हों लेकिन आप पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। तो हम आज, हमारे एक साथी ने सुझाव दिया कि आप लोग ऐसा वीडियो डालिए आप कि उसमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो उसको देखते हुए हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, लगभग 20-25 मिनट या आधे घंटे का वीडियो होगा। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दें, और साथ में जितने क्वेश्चन आएंगे और कन्फ्यूजन वाले हैं उनका हम डिटेल बताते चलेंगे साथ में। और एक साथ कई टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आज हम, तो हम कुछ देर ना करते हुए, तनिक भी देर नहीं करेंगे, और आपके सामने हम पहला क्वेश्चन ला रहे हैं। आप लोग देखते रहिएगा और हो सके तो लिखते रहिएगा, और बाद में देखिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर भी करिएगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। सबसे पहले वायुमंडल की संरचना में, अर्थात वायुमंडल में क्या क्या होता है। जब हम नीचे पृथ्वी से शुरुआत करते हैं ऊपर तक जाते हैं तो कितने मंडल हैं इसकी चर्चा करेंगे, कौन सा किस मंडल में क्या पाया जाता है ये पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले, हालांकि 5वें नंबर पर है लेकिन हम पृथ्वी के ऊपर जैसे पहुंचेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका क्षोभ मंडल। सबसे पहले क्या आएगा? क्षोभ मंडल आएगा, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर, TROPO, ट्रोपोस्फेयर इसको कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है क्षोभ मंडल। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं जितनी है सारी क्षोभ मंडल में ही होती हैं, चाहे वर्षा हो, कोहरा हो, पाला हो, यानी जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं सब इसी में होती हैं। लगभग एक से लेकर 0 से लेकर जमीन से लेकर लगभग 25 किलोमीटर तक पाया जाता है क्षोभ मंडल। इसके बाद आएंगे समताप मंडल, दूसरा हमारा है समताप मंडल, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें वायुयान उड़ते हैं, इसमें वायुयान उड़ते हैं। आपको पता है अगर वहां पे बादल होंगे तो वायुयानों को उड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए क्षोभ मंडल के ऊपर जैसे ही जाते हैं तो वहां पर समताप मंडल शुरू होता है, वहीं पर वायुयान वगैरह जितने हैं वहीं पर उड़ते हैं। तीसरा आता है ओजोन मंडल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओजोनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं ओजोन मंडल, और इसको दूसरी भाषा में मीजोस्फेयर भी कहते हैं, MESOSPHERE, मीजोस्फेयर कहते हैं। इसमें ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत का काम आप लोगों को पहले से ही पता है, पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है ओजोन परत। इसका मतलब धरती के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है ये आपका ओजोनोस्फेयर, नहीं तो पराबैंगनी किरणें आएंगी डायरेक्ट तो बहुत नुकसान करती है शरीर पे। और इसके बाद इसको अगला चौथा नंबर आता आयन मंडल। आयन मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो कुछ ऐसे शब्द से ही पता चल जाए, आयनोस्फेयर को आयन मंडल कहते हैं। इसमें इस क्षेत्र में, अर्थात इस मंडल में रेडियो, रडार, टेलीफोन आदि संचार अर्थात वो साधन जो होते हैं वो। इसके बाद बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, बहिर्माने होता है अर्थात एक्सोस्फेयर कहते हैं,
स्फीयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये इसमें अंतरिक्ष यात्री उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं यहीं पर बहिर्मंडल। तो आपके ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम दूसरा आते हैं। दूसरा टॉपिक खत्म होता है। दूसरा टॉपिक क्योंकि सुझाव है तो उस हिसाब से हमने आपको 2-4 मिनट में लगभग 7-8 क्वेश्चन दे दिए हैं। इसके बाद अगला शुरू करते हैं प्रमुख जल संधियां, अर्थात जो प्रमुख जल संधियां हैं वो कौन सी। तो पहला आता है इसमें 8 डिग्री चैनल। ये कौन सा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, किसके किसके बीच में है। तो आपका होगा मिनिकॉय प्लस मालदीव। किसके बीच में होगा, मिनिकॉय प्लस मालदीव। अगर ना याद रहे तो 8 डिग्री में ब्रैकेट में लिखे M+M। इसके अलावा M+M किसी में मिलेगा नहीं। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, अर्थात M का पहला मिनिकॉय, दूसरा मालदीव। दूसरा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय, अर्थात इसको LM कह सकते हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय इसको। और फिर 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। पहला देखिए 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच MM, और दूसरा 9 डिग्री चैनल आपका है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के, तो LM लिख सकते हैं। और 10 डिग्री चैनल याद रखिए अंडमान और निकोबार के मध्य। फिर ग्रैंड चैनल आपका चौथा जो होगा, ग्रैंड चैनल होगा निकोबार और सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप जानते हैं, इंडोनेशिया भारत के मध्य है। तो निकोबार भारत का और सुमात्रा इंडोनेशिया का, दोनों के मध्य ग्रैंड चैनल। पांचवा है पाक स्ट्रेट। पाक आप पाकिस्तान से मत लगाइएगा, पाक स्ट्रेट है, ये है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट। और छठा है डंकन पास है, डंकन दर्रा, डंकन पास है दक्षिण एवं लघु अंडमान के मध्य, दक्षिण एवं लघु अंडमान के बाद होता है। फिर इसके बाद आते हैं, ये 2 टॉपिक हो गए। और हम जो भी आता रहेगा क्वेश्चन उसकी चर्चा करते रहेंगे, डिटेल में बताते रहेंगे। जैन तीर्थंकर की बात करेंगे। और उस दिन हमने बौद्ध धर्म की बात बता दी थी आपको। बौद्ध धर्म में बताया था कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पुत्र का नाम राहुल और पत्नी का नाम यशोधरा। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा था और ग्रह त्याग का प्रतीक बताया था। घोड़े पर बैठ कर निकले थे, अर्थात याद रखने के लिए घोड़ा इनका ग्रह त्याग का प्रतीक। और इन्होंने जब घर छोड़ा था उसको कहते हैं बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसके बाद बताया था ज्ञान जब प्राप्त हुआ, इन्होंने 5 ब्राह्मणों को पहले उपदेश दिया, तो उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनके पहले गुरु थे आलार कालाम। और इनके बारे में बहुत सी हमने बौद्ध संगीतियां बताई थी, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। उनके सबके अध्यक्ष, शायद अध्यक्ष नहीं बताए थे किसके समय में हुई थी और कब हुई थी, ये चारों की चर्चा कर चुके हैं। और हम इसी से रिलेटेड जब बौद्ध धर्म हो गया तो इसके बाद जैन धर्म आता है, तो उनके बारे में कुछ बता रहे हैं आप लोगों को। तो पहले ही आप याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक 2 टाइप से क्वेश्चन आता है। एक तो आता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तो ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका नाम आता है। और अगर पूछे कि जैन धर्म के आदि संस्थापक, तो आपका ऋषभदेव का नाम आएगा। अर्थात पहले कहें या आदि संस्थापक या जैन धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो आपका उत्तर होगा ऋषभदेव। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, वो थे। तो पहला है ऋषभदेव का प्रतीक था सांड। जैन तीर्थंकर जो पहले थे उनका नाम, उनका प्रतीक था सांड। दूसरे नेमिनाथ, क्रम नहीं बता रहे हम, बता रहे कुछ हमारे पास जैन तीर्थंकर उपलब्ध है उनके प्रतीक। तो नेमिनाथ का है शंख, नेमिनाथ का क्या है, शंख है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, अभी बताया आपको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। और इसके बाद आते हैं अजितनाथ। अजितनाथ का प्रतीक है हाथी, अजितनाथ का प्रतीक क्या है, हाथी है। और इसके बाद पार्श्वनाथ, पार्श्व में ये रा लगा, यहाँ पर भी रा लगा, तो सर पार्श्वनाथ, सर्प याद रखिएगा। फिर शांति देव का हिरण, हिरण जो होता शांति का प्रतीक होता, तो याद कर सकते हो शांति देव का प्रतीक हिरण था। इसके बाद
साइंस में आते हैं हम जीके के सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, उसमें ये नहीं देखना है कि कौन सा स्क्रिप्ट का बड़ा है, ये नहीं मायने रखता। कितने क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं, कितने लगा रहे हैं, कितने आपको देख रहे हैं, ये मतलब जितने समय में वो मायने रखता है। तो मिश्र धातुएं हैं तो बहुत बार पूछा गया, पीसीएस और आईएएस लेवल तक पूछा गया है क्वेश्चन, वनडे में तो आता ही है। तो पूछा गया पहला, पीतल किसका किसका मिश्रण है? पीतल जो है किससे किससे मिलकर बना होता है? तो आपका उत्तर होगा तांबा और जस्ता से। किससे किससे? तांबा और जस्ता से। कांसा, कांसा बनता तांबा और टिन से, तांबा और टिन से बनता है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील अर्थात जिसमें जंग नहीं लगती है उसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील। इसमें होता है Fe का मतलब लोहा, Na का मतलब निकल और Cr का मतलब क्रोमियम, अर्थात निकल, क्रोमियम और लोहा तीन चीजों से मिलकर बनता है, तीन धातुओं से मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील। इसके बाद स्टील, केवल स्टील की बात करेंगे तो इसमें लोहा प्लस कार्बन। स्टील में अगर केवल स्टील की बात करेंगे तो लोहा प्लस कार्बन, और स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो लोहा, निकल, क्रोमियम। फिर कृत्रिम सोना में ध्यान रखिएगा, कृत्रिम सोना या उसको झूठा सोना शायद कहते हैं, ये इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं पता है। वो बनता तांबा और एल्यूमिनियम से। किससे बनता? तांबा और एल्यूमिनियम से। टाका, ये बहुत बार पूछा गया है, सारे क्वेश्चन ये बहुत बार पूछे गए जितने हमने बताए हैं, सब बड़ी बड़ी परीक्षाओं में लगातार आ रहे हैं। तो टाका है टिन और सीसा का, टाका जो लगता है वो है टिन और सीसा का। इसके बाद अब हम महावीर स्वामी की बात करेंगे। महावीर स्वामी का मतलब अभी आपको बताया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका प्रतीक था सिंह, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और बताया था सिद्धार्थ किसका नाम था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, और गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। बता दिया था, ध्यान रखिएगा। पत्नी का नाम यशोदा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। लगभग मिलता हुआ क्वेश्चन, इसमें अंतर करके पढ़िएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। पुत्री, पुत्री का नाम था अणोज्या, अणोज्या प्रियदर्शिनी। क्या नाम था? अणोज्या। और गौतम बुद्ध को आपको पता है उनके 29 वर्ष की अवस्था में वो घर छोड़कर चले गए थे। एक ही पुत्र था राहुल, और इनकी एक पुत्री अणोज्या प्रियदर्शिनी। दामाद का नाम था जामाल। क्या नाम था? जामाल। और प्रथम भिक्षुणी, प्रथम भिक्षुणी अर्थात इसमें जैन धर्म में जो प्रथम भिक्षुणी शामिल हुई थी उनका नाम था चंदना। क्या नाम था? चंदना। और साथ में आपको इनकी और बात बता रहे हैं, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था, यानी गृह त्याग किया था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद अर्थात 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनको वृक्ष का नाम था साल के नीचे। क्या नाम था? वृक्ष का नाम था साल। और गौतम बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको कहते हैं बोधि वृक्ष। और इनको प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को निरंजना फल्गु नदी, मैं उसके बारे में क्लियर नहीं हूँ, निरंजना फल्गु नदी शायद इनकी है। अब जब दोनों में हम बता देंगे बाद में अंतर करके। इसके बाद यहाँ पर आते हैं फिर साइंस का एक टॉपिक, विटामिन की बात करेंगे। तो अगर कहेंगे विटामिन की खोज किसने की थी, केवल विटामिन, केवल विटामिन की खोज किसने की थी अगर पूछा जाए तो आपका होगा फंक। क्या होगा? फंक। और उसी में विटामिन ए की खोज कैसे लगा देंगे तो मैकुलन। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी, अर्थात ए और बी दोनों विटामिन की खोज मैकुलन ने की। सी की खोज की थी हॉलकट। क्या नाम था?
सी की खोज करने वाले थे हॉलकट और डी की खोज करने, विटामिन डी की खोज करने वाले थे हॉपकिंस। क्या नाम था? हॉपकिंस। अगला हम प्रश्न लेकर आते हैं, संविधान की बात करेंगे। अब देखो सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं 30 मिनट के वीडियो में, हम लगभग जीएस से संबंधित जितने टॉपिक हैं सबके लगभग लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं और जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे। हालांकि इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। तो हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उस समय अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक एक दिन छोड़कर अर्थात 11 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे और थोड़ा बहुत उसमें दूसरे देशों से लेकर या लगभग वही जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे वही जाके आगे चलकर प्रस्तावना बनी भारत के संविधान की। तो हम कुछ समितियों की बात कर देते हैं। तो संचालन समिति सबसे पहले आती, उसके संविधान निर्माण के लिए जब भारत आजाद हुआ तो कुछ जरूरत पड़ी कि देश कैसे चलेगा, उसके लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए समितियां बनाई गई था संविधान सभा द्वारा, कुछ समितियां बनाई गई। उसके अध्यक्ष आपको बताना है। तो पहला है संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति की, अच्छा ये तो आपको पता है संघ का प्रमुख वैसे राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। तो प्रधानमंत्री पहले जवाहरलाल नेहरू थे, तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रांतीय समिति, प्रांतों का एकीकरण करने का प्रयास किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था प्रांतीय समिति का। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के कई बार क्वेश्चन पूछा गया। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल की बात आएंगे तो अगर हम अध्यक्ष को जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर जी को, और बाकी 6 अन्य सदस्य भी थे। तो अगर हम पूछे प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 6। अगर पूछे कुल कितने सदस्य? 7। अगर पूछ रहा है कि अध्यक्ष को जोड़कर कितने थे तो आपका उत्तर होगा 6। आगे झंडा समिति, प्रारूप समिति बता दिया भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। और झंडा समिति, अभी तक 2-3 साल पहले झंडा समिति के अध्यक्ष का नंबर आता था, कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाता था तो JB कृपलानी का आता था, लेकिन अब उसमें सुधार कर दिया गया है। तो हालांकि JB कृपलानी जी कभी भी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं रहे, तो इसको हटाकर उनकी जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया है। तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा है संघ शक्ति समिति, अभी बता दिया था संघ संविधान समिति JL नेहरू और संघ शक्ति समिति के भी JL नेहरू ही हैं। तो आपको याद रखना है जितनी समितियां हैं उसमें ध्यान रखिएगा। अन्य उप समितियां भी हैं तो उसको गहराई से पढ़ लीजिएगा जहां पर आपको टॉपिक मिल जाए। हम इस समय कुंभ की काफी चर्चा है और जहां देखो वहां कुंभ की सारे YouTube और चाहे इंस्टाग्राम हो या टीवी पे रेडियो पे हर जगह कुंभ की चर्चा हो रही। तो आपको याद रखना है कि 4 जगह पे कुंभ का आयोजन 4 शहरों में होता है। क्या कह सकते हैं? चारों राज्य अलग अलग हैं और चारों राज्यों में अलग अलग, और ये आपको बताना किस नदी के किनारे कहां पर कुंभ का आयोजन होता है। तो पहला इस समय चल रहा प्रयागराज। प्रयागराज आपको पता है अभी तक माना जाता था गंगा यमुना सरस्वती का संगम, लेकिन सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी है। तो प्रयाग में गंगा और यमुना के किनारे कुंभ का आयोजन होता है और महाकुंभ 12 साल बाद, अर्ध कुंभ 6 साल बाद, ये ध्यान रखिएगा। महाकुंभ 12 वर्ष बाद,
अर्धकुंभ उसका आधा कर लीजिए, 6 वर्ष बाद होता है। तो प्रयाग जो है उत्तर प्रदेश में आपको पता है, पहले नाम था इलाहाबाद, इससे पहले प्रयाग था। ध्यान रखिएगा, प्रयाग का मतलब होता है कि जहां पर यज्ञ आदि किए जाते हैं उनको कहा जाता है प्रयाग। इसे प्राचीन काल में इसका नाम था प्रयाग। अकबर ने इसका नाम रख दिया था बाद में इलाहाबाद। अब फिर सरकारें चेंज हुई, हम नाम नहीं लेंगे किसी भी पार्टी का, कुछ सरकारें मतलब सरकारें चेंज हुई और इसका नाम फिर से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया। इस समय इलाहाबाद का नाम है, बदला हुआ नाम रख दिया गया, अर्थात जो पहले था वही कर दिया गया है। जो हमने छेड़खानी की है हमारे शहरों के साथ, तो इसलिए वही किया गया, प्रयागराज रख दिया गया इलाहाबाद का नाम। और ये उत्तर प्रदेश में आपको पता है और गंगा यमुना के संगम पर लगता है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा हरिद्वार। हरिद्वार तो आपको पता, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, यूके का मतलब उत्तराखंड। कहाँ पर है हरिद्वार आपको पता, उत्तराखंड में है। और हरिद्वार से गंगा नदी, हरिद्वार में गंगा नदी बहती है। और आपको ये भी पता है कि गंगा नदी का उद्गम भी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के कहां से, गंगोत्री हिमनद से होता है और हरिद्वार में बहती हुई निकलती है। यहीं पर कुंभ का आयोजन होता है गंगा नदी के किनारे। दूसरा नासिक। नासिक आपको पता है महाराष्ट्र का शहर है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया नासिक किस नदी के किनारे, तो ये पहले से पता आपको कि नासिक है गोदावरी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। और ध्यान रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन महाराष्ट्र में है नासिक और नासिक है गोदावरी के किनारे। और आपको पता 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो महानदी नहीं गोदावरी और कावेरी के बारे में पूछा जाता है। तो गोदावरी को कहते हैं दक्षिण की गंगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान रखिए, गोदावरी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा कहते हैं किसको, गोदावरी को। ध्यान रखिएगा, हम आपको 2 अलग से क्वेश्चन दे रहे हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा है आपकी कावेरी। ध्यान रखिएगा, कुछ में कहीं कहीं पर ध्यान रखिएगा उल्टा लिखा होता है दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, लेकिन आपका उत्तर यही सही है कि दक्षिण की गंगा। कहीं में हमने देखा तो ज्यादातर हमको यही मिला है, तो दक्षिण की गंगा गोदावरी, अर्थात जिसमें ज्यादा शब्द है उसमें यहाँ कम है और जिसमें यहाँ ज्यादा शब्द है यहाँ ये अक्षर उतने कम है। यहाँ पर देखो दक्षिण भारत की गंगा 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर दक्षिण की गंगा 3 है, यहाँ पर 4। तो समझिएगा, आप अपने हिसाब से लॉजिक लगा लीजिएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। कई पुस्तकों में मिला के देखा है कि ये। इसके बाद हम अगले योजनाओं की बात कर रहे हैं। इस समय अगर योजनाओं की बात ना करें तो गलत चीज है। तो योजनाएं कब स्थापित हो, किस वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता काम के बदले अनाज। इससे पहले होता था कि नगद पैसे दिए जाते थे और बाद में 1977-78 में काम के बदले अनाज, यानी किसी से जब सरकार काम लेती थी तो उसको पैसे के बदले अनाज देती थी। तो 1977 और 78 में योजना के लिए कौन सी, काम के बदले अनाज। इसके बाद अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है जो बहुत ही निचले स्तर पर है उनको उठाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसका नाम था अंत्योदय। अंत प्लस उदय, अंत्य प्लस उदय, अर्थात जो अत्यंत लास्ट स्टेज पे हैं उनको उठाने के लिए, गरीबी रेखा से जो नीचे है उनको उठाने के लिए 1977-78 में ही शुरुआत की गई काम अंत्योदय योजना। इसके बाद ट्राइसेम, बहुत बार पूछे गए सारे क्वेश्चन। ट्राइसेम की स्थापना 1979 में हुई थी, 1979 में हुई थी। और इसके बाद ड्वाक्रा, ड्वाक्रा किसी दिन संस्थाएं हैं, उनके फुल फॉर्म हम किसी दिन लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो हम ड्वाक्रा का है, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर
रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1989 में। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके बाद नेहरू जवाहर रोजगार योजना याद रखिएगा। इसके बाद तुरंत बाद उसी साल आई नेहरू योजना। तो जवाहर रोजगार योजना 1989, इसके बाद नेहरू योजना 1989। इंदिरा आवास योजना अर्थात सबसे पहले आवास देने का काम किया था तो इंदिरा आवास के नाम से 1985-86 में, लगभग 40 साल हो गए हैं। 1985-86 में इंदिरा आवास योजना आई थी और उसमें कुछ लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको आवास फ्री में उपलब्ध होते थे। शायद 35-39 हजार आते थे या कुछ ऐसे ही थे। 20,000 मुझे क्लियर, शायद 20,000 थे आते थे। अब ज़्यादा आते हैं, मतलब 1.5 लाख के करीब। और शहरों में लगभग 3 लाख 3.5 लाख आते हैं। वो तो महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहता। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड, किसान केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी 1998। कब? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में। इसके बाद अन्नपूर्णा योजना 2000 में। कब? अन्नपूर्णा योजना, इसमें राशन मिलता था। अन्नपूर्णा योजना तो 2000 में। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, आपको पता है सर्व शिक्षा अभियान 2000 और 2001 में शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान में कहा गया था सब पढ़े सब पढ़े। उसमें देखा होगा प्राइमरी या जूनियर में पेंसिल बनी होती, उसमें आगे लड़की बैठी होती, पीछे लड़का बैठा होता, पूछा जा सकता है। तो उसमें लिखा था सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब पढ़े। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001 और 2001 में। इसका मतलब था कि कोई ऐसा नहीं है जो शिक्षित ना हो, सबको शिक्षित करना इसका उद्देश्य था। और इसका वास्तव में उद्देश्य था कि नामांकन जब बढ़ेगा तो बच्चे पढ़ेंगे भी। तो नामांकन बढ़ाना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि माता पिता बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, तो उसमें एक अभियान चलाया गया कि इसमें ज़्यादातर पंजीकरण होगा। तो जब पंजीकरण होगा तो बच्चे पढ़ेंगे। तो भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू की गई। भारत निर्माण योजना, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, NRHM कहा जाता, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में हुई। नरेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका। कौन सा? नरेगा, ध्यान रखिएगा। नरेगा की बात करेंगे। ये तो आप गया होगा, हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा हम डिटेल में बता देते हैं आपको। नरेगा, दोनों के फुल फॉर्म देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नरेगा और मनरेगा दोनों बता रहे हैं। नरेगा, नरेगा, नरेगा समझ लीजिए। अगर आप कंप्यूटर हैं और तैयारी कर रहे हैं वनडे की, भले ही पूछा जाता है। तो नरेगा का मतलब, एन का मतलब होता है नेशनल, एन से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, और ए से एक्ट। ध्यान रखिए, नरेगा का मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट का मतलब अधिनियम, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। गारंटी को ही वैसे हिंदी होनी चाहिए, लेकिन सीधे अंग्रेजी में ही लिख दिया है गारंटी, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें, नरेगा बता दिया आपको। इसके बाद हम मनरेगा, हाँ इसकी शुरुआत हम बता देते हैं पहले। नरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006। फिर से बता देते हैं आपको, नरेगा फुल फॉर्म नहीं बताएंगे। नरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 में। कब हुई थी? नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 में हुई। इसके बाद इसको एक क्या अक्षर इसमें बदल दिया गया,
मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा, ध्यान रखिएगा। मनरेगा इसका फुल फॉर्म है, इसका एम से महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पूरा नाम है, महात्मा गांधी नेशनल, वही बात में वही रहेगा, नेशनल रूरल इसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये जब बदला गया तो कब बदला गया, तो वहां 2 फरवरी थी 2006 में, और ये रख दिया गया 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को क्यों रखा गया, 9 की बात नहीं, 2 अक्टूबर को ही क्यों रखा है, दूसरी डेट भी रख सकते हैं, क्योंकि गांधी जी का इस दिन जन्म हुआ था। तो आपको पता है उसमें स्वच्छता का प्रतीक रखा गया, इसका मनरेगा अर्थात स्वच्छ भारत अभियान बाद में चला गया, बाद में चला गया तो बाद की बात है। तो उसमें स्वच्छ एक तरफ, बाएं तरफ, भारत दाएं तरफ, तो गांधी जी का प्रतीक, तो इसलिए इनके नाम पर मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है, इसके बाद हम आते हैं, कुछ 1-2 टॉपिक रह गए हैं, उसकी चर्चा हम कर देते हैं बस। इसके बाद फिर आगे हम बता चुके, इसके बाद संघ सूची, 3 सूचियां हैं संविधान में, कौन कौन सी, पहली 7, शायद अनुसूची 7 में है सूचियां, शायद 7 भाग में है। तो संघ सूची में क्या क्या